नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 8 और इस यूनिट नंबर 8 के अंतर्गत आज अपना ये क्लास नंबर 2 है। ठीक है विद्यार्थियों, इसके ऊपर एक क्लास और बनेगी और उसके बाद में क्लास नंबर 3 जो होगी वो नेक्स्ट क्लास होगी। आज अभी क्लास नंबर 2 बना रहे हैं और ये एक क्लास और बनेगी और उसके साथ ही आपका यूनिट नंबर 8 कंप्लीट हो जाएगा और इसी के साथ ही आपकी जो सेकंड ग्रेड की जो साइकोलॉजी है वो पूर्णतया क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। सेकंड ग्रेड की साइकोलॉजी कंप्लीट। उसके बाद में आपको एक ही पीडीएफ दे दी जाएगी। देखो मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको सारा। फिर आपको एक पीडीएफ दे दी जाएगी, पूरी की पूरी जितनी भी साइकोलॉजी है सेकंड ग्रेड की उससे रिलेटेड आपको एक सिंगल पीडीएफ मिलेगी और वो पीडीएफ आप ले लेना। ठीक है, और ये पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो फिर आपको इन नंबरों पर अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट लिख के सेंड करना होगा व्हाट्सएप के थ्रू। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये जानकारी थी आपके लिए। तो चलिए अपन क्लास लेते हैं। आज अपना क्लास नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। देखो आज हम पढ़ेंगे रुचि, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है, तो इसके लिए देखो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है, इनको हम पढ़ते हैं। देखो रोस ने कहा कि यह महत्वपूर्ण होती है या इसमें लगाव होता है। इनसे पूछा कि रुचि क्या होती है, तो बोले रुचि बहुत महत्वपूर्ण होती है और या फिर इसमें क्या होता है, लगाव होता है। ठीक है, ड्रेवर ने कहा कि रुचि किसी प्रवृत्ति का क्रियात्मक रूप है। मतलब कोई भी आपके अंदर जो प्रवृत्ति है वो यदि क्रियात्मक रूप में बाहर दिखाई दे तो हम बोलेंगे कि यह इसकी रुचि है। और मैकडूगल से पूछा तो उन्होंने कहा किया हुआ ध्यान ही रुचि है। आप जो ध्यान करते हो, कंसंट्रेट कर रहे हो, हाईली किसी चीज पर ध्यान देते हो तो इसका मतलब उसमें आपकी रुचि है। बिंगम से पूछा तो उसने कहा कि रुचि वह प्रवृत्ति है जिससे हम किसी अनुभव में उद्दीपित होकर उसे जारी रखना चाहते हैं। मतलब रुचि एक तरीके से एक प्रवृत्ति होती है, ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, किसी अनुभव में उद्दीपित होते हैं और फिर हम क्या करते हैं, अनुभव में उद्दीपित मतलब एनरोल्ड एक टाइप से, और फिर हम क्या करते हैं, उसे जारी रखना चाहते हैं। क्यों जारी रखना चाहते हैं? क्योंकि उसको लेकर अपने में क्या रहती है, रुचि रहती है। ठीक है, क्रो एंड क्रो ने कहा रुचि वह अभिप्रेरक शक्ति है। अभिप्रेरक का मतलब होता है वह चीज जो हमें किसी कार्य को करने के लिए अभिप्रेरित करती है या जिसके कारण हमारे अंदर मोटिवेशन आता है, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। वह शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या क्रिया की ओर ध्यान देने के लिए बाध्य करती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, रुचि। अब आई बात की रुचियों का मापन, मेजरमेंट ऑफ इंटरेस्ट, की भाई कोई रुचि है तो उस रुचि का मापन कैसे करें। तो रुचि का मापन दो तरीके से होता है। एक तो शिक्षक निर्मित प्रविधियां, एक शिक्षक अपने स्तर पर प्रविधियां बनाता है और चेक करता है रुचि कि भाई कितनी रुचि है, किस में रुचि है। और एक होती है मानक रुचि आविष्कारिका, मतलब ये स्टैंडर्ड रूल होते हैं इंटरेस्ट को मेजरमेंट करने की। तो शिक्षक निर्मित प्रविधियां कौन कौन सी है, तो वह प्रविधियां जो शिक्षक द्वारा स्वयं बनाई जाती है उसे कहते हैं शिक्षक निर्मित प्रविधियां। उसमें एक है श्रेणीकरण, एक है रेटिंग मापनी, एक है स्वतंत्र अनुक्रिया प्रविधि। ठीक है, तो अब देखो इनका नाम ध्यान में रख लेना और आपको मेनली नाम ही ध्यान रखना है। और आपसे कोई पूछेगा नहीं कि शिक्षक निर्मित में कौन कैसे क्या। ठीक है, रेटिंग में तो देखो जैसे किसी भी चीज को बोलेंगे कि 5-6 चीजें आपके सामने रख दे और बोले कि इन चीजों को आप क्या कीजिए, रेट कीजिए। रेट करने का मतलब क्या होता है कि मतलब आप इसमें स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार ऐसे रेटिंग होती है ना, तो वैसे रेटिंग देनी होती है। तो रेटिंग के आधार पर फिर क्या किया जाता है, मापन किया जाता है कि भाई मतलब किसको कितनी रेट दी है। जैसे आपसे पूछे कि कार चलाना पसंद करते हो, 5 में से कितनी रेट दोगे। तो और क्या अच्छा लगता है, खाना खाना अच्छा लगता है, तो खाने को 5 में से कितना दोगे। मतलब ऐसे अलग अलग तरीके से। जैसे आपको एक फील्ड दे दिया कि भाई आप व्यवसाय चाहते हो, तो व्यवसाय में अलग अलग व्यवसायों के नाम और बोलेंगे कि इन प्रत्येक व्यवसाय को आप अपने इंटरेस्ट के आधार पर रेट करो, ऐसे। और एक ये स्वतंत्र अनुक्रिया प्रविधि होती है। अब आगे आते हैं मानक रुचि आविष्कारिका। जो स्टैंडर्ड हैं वो स्टैंडर्ड क्या क्या हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों पढ़ते हैं इनको। तो देखिए इसमें पहला है स्ट्रॉन्ग रुचि आविष्कारिका। तो ये SII नाम दिए इसमें, स्ट्रॉन्ग रुचि आविष्कारिका। तो ये E.K. स्ट्रॉन्ग द्वारा निर्मित थी। इसका निर्माण किसने किया था, E.K. स्ट्रॉन्ग ने। इस आविष्कारिका के कुल 2 फोरम होते हैं और प्रत्येक फोरम में 400 एकांश होते हैं। इसको आप ऐसे समझ लो कि भाई 2 फोरम होंगे, मतलब 2 फॉर्मेट होते हैं। जैसे 2 फॉर्मेट आपको दे दे और प्रत्येक में क्या हो, 400 पर्सन हो एक तरीके से। ठीक है, ये किन से संबंधित होंगे,
इस आविष्कारिका द्वारा व्यक्तियों की जो रुचि विभिन्न विषयों, पेशों, विभिन्न प्रकार के मनोविनोद आदि के प्रति मापी जाती है कि इसका इन सब कोई धंधा है, जैसे पैसे का मतलब होता है व्यवसाय, या फिर कोई सब्जेक्ट है, विभिन्न प्रकार के मनोविनोद हैं, मतलब जैसे मनोरंजन के साधन है, तो उनके प्रति क्या मापी जाती है, रुचि मापी जाती है इस स्ट्रॉन्ग रुचि आविष्कारिका के द्वारा। ठीक है। 1974 में कैंपबेल ने SII का संशोधित प्रारूप प्रस्तुत किया गया, जिसे स्ट्रॉन्ग कैंपबेल रुचि आविष्कारिका कहा गया, और इसमें 325 एकांश रखे गए। 325 एकांश मतलब एक तरीके से 325 प्रश्न, ऐसे समझ लो। ठीक है। तो अब आपसे पूछेगा कि स्ट्रॉन्ग रुचि आविष्कारिका पहले बात तो किसने प्रतिपादित किया, ये बात। इसमें कुल कितने फॉर्म होते हैं, कुल कितने एकांश होते हैं, तो कुल एकांश होते हैं 800, क्योंकि प्रत्येक फॉर्म में कितने हैं, 400। फिर आपसे पूछेगा कि इसे जो स्ट्रॉन्ग रुचि आविष्कारिका है इसको संशोधित किसने किया था, तो संशोधित किया था आपके कैंपबेल ने। स्ट्रॉन्ग ये देखो, ये रे कैंपबेल ने किया था संशोधित। कब किया, 1974 में किया, और संशोधित करके इसे क्या नाम दिया, स्ट्रॉन्ग कैंपबेल रुचि आविष्कारिका। ठीक है। अगला है कूडर परीक्षण, तो यह भी स्टैंडर्ड में आता है। कूडर परीक्षण है वो GF कूडर द्वारा प्रतिपादित किया गया था, इन्होंने इसका निर्माण किया। कूडर ने रुचि मापने के 4 परीक्षणों का निर्माण किया। तो कूडर परीक्षण के अंतर्गत 4 तरह के परीक्षण आते हैं। पहला आता है कूडर व्यक्तिगत अधिगम रिकॉर्ड, कूडर वोकेशनल इंटरेस्ट सर्वे फॉर्म B व फॉर्म C, और ऑक्यूपेशनल इंटरेस्ट सर्वे फॉर्म D तथा DD, एंड जनरल इंटरेस्ट सर्वे। तो आपको देखो मोटे तौर पर सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि भाई कूडर ने कितने परीक्षण दिए, तो 4 परीक्षण दिए। कूडर परीक्षण किसने दिया, तो GF कूडर ने दिया। बाकी ये याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो अगला है माइनेसोटा वोकेशनल इंटरेस्ट इन्वेंटरी। ठीक है। इसमें उन लोगों की रुचि का मापन करते हैं जिनकी कॉलेज की शिक्षा नहीं हो पाई है, और इसमें कुल 158 एकांश होते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि जिन लोगों की कॉलेज की शिक्षा नहीं हो पाई है उनकी रुचि का मापन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो माइनेसोटा वोकेशनल इंटरेस्ट इन्वेंटरी, इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और एक है जैक्सन वोकेशनल इंटरेस्ट सर्वे। तो ये सिर्फ इतना नाम ध्यान में रख लेना। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है आदतें। आदतें क्या होती है, ठीक है। वैसे तो देखो एक बात बता दूं, जब मैंने अधिगम वाला चैप्टर आपको करवाया तो उसके अंदर मैंने आदत भी करवा दिया, उसके अंतर्गत मैंने रुचि भी करवा दी, उसके अंतर्गत मैंने आत्म संपर्चय भी करवा दिया। ठीक है। तो आप वहां से भी इनको देख सकते हैं, और यहाँ मैंने थोड़ा डिटेल एक्सप्लेन करने की कोशिश की। वहां पर भी जो ये करवाया हुआ ना, ये 2nd ग्रेड तक के लिए तो सफिशिएंट है, अधिगम के अंदर ही करवा दिया। लेकिन ये थोड़ा सा मान लो पेपर वाला वाइड लेवल पर चला जाए तो भी अपन पीछे ना रहे, इसके लिए देखो सामान्यतः व्यक्ति की आदतें किसी एक ही क्रिया को एक ही परिस्थिति में बार बार दोहराने से बन जाती है। यह समझना आवश्यक है कि आदतें सीखी गई होती है, ना कि जन्मजात। अर्थात आदतें कैसे होती है, आदतें अर्जित होती है। आपसे पूछ सकता है कि आदतें होती है जन्मजात, अर्जित, जन्मजात व अर्जित दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आदतें कैसी होती है, अर्जित होती है। पहला और सबसे मस्त क्वेश्चन। अगला, अब इसके लिए देखो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने, ये 3 मनोवैज्ञानिकों की यहाँ पर क्या लिखी हुई है परिभाषाएं। तो गैरेट ने कहा जो व्यवहार बार बार दोहराया जाने से स्वचालित बन जाता है उसे आदत कहते हैं। अर्थात आप किसी व्यवहार को बार बार दोहराते हो और फिर वो ऑटोमेटिक होने लग जाए तो हम उसे क्या कहेंगे कि ये आपकी आदत बन गई है। स्टर्ट एंड ऑगडन ने क्या कहा कि जो क्रियाएं बहुत कम विचार के साथ या बिना किसी विचार के लगभग एक ही प्रकार से हो जाए आदतें कहलाती। अर्थात जिनके बारे में आप सोचो ही नहीं, और या फिर यदि थोड़ा बहुत भी सोचते हो कि बिना किसी विचार के, या तो थोड़ा बहुत सोचकर बहुत कम विचार के, या फिर बिना विचार किए बिना सोचे समझे आप मतलब उनके लिए कुछ एफर्ट नहीं लगाते, उनके बारे में सोचते नहीं, तो भी वो अपने आप ही होती रहती है, तो उसे हम आदतें कहते हैं। रायबर्न ने क्या कहा, आदत किसी क्रिया का लगभग एक ही प्रकार से कई बार दोहराए जाने का परिणाम है। मतलब कोई एक क्रिया है उसको एक ही प्रकार से कई बार दोहराते हैं तो वो क्या कहलाती है, हमारी आदत कहलाती है। ये काम बिना किसी सचेत विचार के आसानी से एवं अधिकतम इच्छित गति से संपन्न होता है। मतलब इसके लिए अपन सचेत विचार का मतलब होता है सूझबूझ के साथ अपन कुछ सोचते हैं, वो उस सचेत विचार के बिना ही आसानी से और अधिकतम इच्छित गति से संपन्न होता है। क्यों? क्योंकि ये आपकी आदत बन चुकी है। अब इसके बारे में सोचना विचारना ज्यादा कुछ नहीं है, ये ऑटोमेटिक होती रहेगी। अब देखो विशेषताएं, आदत के बारे में विशेषताएं क्या है कि एक तो आदत जन्मजात है, वंशानुगत नहीं है। ठीक है, जन्मजात और वंशानुगत नहीं है, बल्कि ये पूर्णतः अर्जित है वातावरण से। आदतें वे क्रियाएं हैं जो व्यक्ति बार बार एक ही प्रकार से करता है,
अतः इनमें एक रूपता पाई जाती है। तो आदतें है ना, आदतों में क्या होता है, आदतों में एक रूपता पाई जाती है। ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक रूपता पाई जाती है। और जो क्रियाएं व्यक्ति की आदतों में सम्मिलित हो जाती है उन्हें वे काफ़ी आसानी से वे सुगम रूप से कर लेता है। अर्थात कोई चीज़ आपकी आदत में है तो आप उसको आसानी से कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें कार्य करने में सटीकता आती है। मतलब कोई चीज़ आपकी आदत में आ जाती है ना, तो फिर आप उसको सटीकता से कर सकते हो, उसमें त्रुटियां कम होगी। आदत बन जाने के पश्चात उस विशिष्ट क्रिया पर व्यक्ति को ध्यान देने की आवश्यकता कम हो जाती है। आदत पर कोई ध्यान देने की आवश्यकता थोड़ी है, आदत है तो वो अपने आप ही होता जाता है। जिस काम को करने की व्यक्ति की आदत विकसित हो जाती है उससे उसे थकान का अनुभव नहीं होता। बिल्कुल, यदि आपकी आदत है कोई चीज़ करने की तो वो ऑटोमेटिक होती रहती है और उसमें आपको थकान भी महसूस नहीं होगी। सामान्यतः आदत सुधार करने में एक प्रकार की बाधा का कार्य करती है। ठीक है, मतलब आप सुधार करना चाह रहे हो तो फिर वो आदत है वो आपके बाधा का काम करेगी, आपको सुधार करने में बहुत तकलीफ होगी। आदतें अच्छी भी होती है और बुरी, दोनों तरह की हो सकती है। और आदतों का क्षेत्र है वो काफ़ी व्यापक होता है, वाइड लेवल पर होता है। आदतें सिर्फ व्यक्ति की क्रियाओं तक ही सीमित नहीं होती बल्कि उसके विचारों तथा भावनाओं में भी आदतें विकसित हो जाती है। अर्थात यदि कोई चीज़ आपकी आदत है तो सिर्फ वो आदत एक चीज़ को ही प्रभावित नहीं करती बल्कि वो आपके विचारों, भावनाओं आदि को अंदर ही अंदर क्या करती रहती है, प्रभावित करती रहती है। आगे बात समझ में। आदतें वे क्रियाएं होती है जिन्हें व्यक्ति काफी तत्परता से कर पाता है, अर्थात मतलब तेजी से कर लेगा उसको, तो वे उसकी क्या होगी, वो चीज उसकी आदत में आई हुई है। अब देखो अच्छी आदतों का विकास कैसे कैसे कर सकते हैं। तो अच्छी आदतों का विकास है वो छोटी आयु में उसकी शुरुआत करनी चाहिए। नई आदतों में निश्चितता का होना। यदि बालकों को कोई नई आदत की शुरुआत करवानी है तो सिर्फ घोषणा नहीं करनी चाहिए, अपितु उस आदत का पालन करवाने के लिए निश्चित समय का निर्धारण कर उसके लिए कठोर प्रावधान करने चाहिए कि ये काम आपको इस गति से करना है तो मतलब करना ही है। ठीक है, ये ठीक दिशा में प्रयत्न करना, इसके लिए मतलब एक सही डायरेक्शन में लगातार प्रयास करना पड़ता है किसी अच्छी आदत को बनाने के लिए। ठीक है, सही डायरेक्शन में लगातार आपको क्या करना होगा, प्रयास, लगातार प्रयास। उचित अभ्यास, समय समय पर उचित अभ्यास करना होगा, पुनरावृत्ति करनी होगी। उचित उसको देखो, यदि कोई आदत के लिए उसको प्रैक्टिस करवा रहे हैं तो उसकी प्रशंसा करो, उससे मोटिवेट करो, तब जाकर वो उसकी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे वो चीज़ उसके व्यवहार में आ जाएगी, उसकी आदत बन जाएगी। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ये अपनी क्लास नंबर 2 थी यूनिट नंबर 8 को लेकर के। अब एक क्लास आपको और मिलेगी, क्लास नंबर 3, और उसी के साथ आपकी सेकंड ग्रेड की साइकोलॉजी हो जाएगी कंप्लीट। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज के वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। और ये पीडीएफ, यदि आप इतनी सी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहां से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।